Hello everyone. In this particular video we are going to read the chapter number 3 of civics for class 8th, that is why do we need a parliament. पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये हम इस चैप्टर में करने वाले हैं. इससे पहले आप रीड कर चुके हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है, जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है हमारे देश का वो किस तरह का है. लेकिन इस डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है और वो इम्प्लीमेंट होता है पार्लियामेंट में. तो लेट्स रीड द चैप्टर. वी इन इंडिया प्राइड आवरसेल्फ ऑन बीइंग डेमोक्रेसी. Here we will try to understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic governments to have the consent of their citizens. तो इस चैप्टर में हम लोग रीड करने वाला है कि किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो किस तरह से पहुंचते हैं पार्लियामेंट में और कैसे वो पार्टिसिपेट करते हैं और कैसे वो लोगों का कंसेंट जो है वो सामने रखते हैं. It is these elements that together makes us democracy and is best expressed in the institution of parliament. अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करूं तो डेफिनेटली हमारा जो पार्लियामेंट है वही इसको बेस्ट एक्सप्रेस्ड कर पाता है कि हमें डेमोक्रेसी क्यों बोला जाता है. In this chapter we will try to see how the parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government. तो पार्लियामेंट ही है जो एनेबल करता है, जो हमें इस चीज़ के लिए योग्य बनाता है कि जो जनता है वो किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकती है डिसीजन मेकिंग में और किस तरह से वो कंट्रोल कर सकती है गवर्नमेंट के डिसीजंस को, मेकिंग इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारा पार्लियामेंट है वो हमारा की फीचर है. उसमें जितने सदस्य चुनकर जाते हैं वो किस तरह से जनता के हितों की रक्षा करते हैं, यही एक देखने लायक बात है हमारे पार्लियामेंट की. और ये पार्लियामेंट की पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे अलग अलग धर्मों के जातियों के लोग खड़े हैं जिन्होंने पार्लियामेंट की जो मैं कहूँगी छत है उसको अपने हाथों पे उठाया हुआ है. तो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इट इज़ अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी कि इतने सारे लोग जो है मिलकर एक डिसीजन लेते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो पार्लियामेंट में भेजते हैं जो कि हमारे इंटरेस्ट के लिए आगे काम करते हैं. वाई शुड पीपल डिसाइड. अब सबसे पहली बात ये आती है कि पीपल क्यों डिसाइड, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी है तो डेफिनेटली पीपल शुड डिसाइड. तो इंडिया एज वी नो बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15th August 1947. Preceding this was a long difficult struggle in which many sections of society participated. People from various backgrounds joined struggle and they were inspired the ideas of freedom, equality and participation in decision making. तो हमारा जो फ्रीडम का स्ट्रगल हुआ है उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वो अलग अलग धर्मों के थे, अलग अलग रीजन से आते थे, अलग अलग कास्ट से थे, अलग अलग स्टेटस से थे. तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल ने पार्टिसिपेशन किया था हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसमें. और इसीलिए उनके अंदर आइडियाज़ इनकलकेट हुए वो थे फ्रीडम के, इक्वालिटी के और पार्टिसिपेशन के. दैट मीन्स कि हमारे देश में जो भी कानून बनेगा या जिस तरह की गवर्नमेंट भी आएगी या जो भी स्ट्रक्चर फॉलो करेगा इंडिया वो कैसा होगा, उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे. Under colonial rule, the people had lived in fear of British government and did not agree with many of the decisions that they took. कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर रहते हुए भारतीयों में ऐसे बहुत सारे डर थे कि वो डिसीजन मेकिंग में अपना कोई पार्टिसिपेशन नहीं दे सकते, अपनी कोई राय उसमें नहीं दे सकते. बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजंस. अगर वो इन डिसीजंस को कभी भी क्रिटिसाइज़ किया है तो उन्हें कहीं ना कहीं उनके आइडियाज़ को दफनाए जाने का डर रहता था. उन्हें लगता था कि हमारा डिसीजन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी नहीं मानेगी. द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट चेंज इन दिस सिचुएशन. द नेशनलिस्ट बिगिन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स. लेकिन जब चीज़ें हद से ज़्यादा ख़राब होती गई तो हमारा जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के लीडर हैं वो खुल के सामने आए और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया.
As far back in 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with right to discuss the budget and ask questions. तो ये क्लियर हो गया था 1885 के बाद कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उन्होंने डिमांड किया कि जो भी हमारा लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाने वाली संस्था है, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होंगे और वो इलेक्टेड मेंबर्स ही चुनेंगे, सही डिसीजन लेंगे हमारे देश के लिए, क्योंकि देश की जनता जो चाहती है वही होना चाहिए और उन्हें क्वेश्चंस पूछने का भी पूरा अधिकार है. While these early legislature under the British government were in responses to growing the demands of nationalists, they did not allow for all the adults to vote, nor could people participate in decision making. तो अब जो लोग हैं उनके इस डिसीजन से ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थी. वो बिल्कुल अग्री नहीं कर रही थी इस बात से कि लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में, या लोग जो हैं वो सभी को वोट करने का अधिकार मिले. तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट के होते हुए लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रही थी. वो चाह रहे थे कि वोटिंग राइट मिले उनको, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था. वो चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको अधिकार दिया जाए कि वो अपने डिसीजंस ले सकें, लेकिन ऐसा भी नहीं किया जा रहा था. तो लोगों के मन में बहुत सारी दबी हुई भावनाएँ थी. तो जब हमें फ्रीडम मिला तो वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे पार्लियामेंट में. As you read in chapter 1, the experience of colonial rule as well as the participation of different people in struggle for freedom left little doubt in the minds of nationalists that all person in independent India would be able to participate in making decisions. तो अब जो है जब हमारा फर्स्ट चैप्टर में हमने रीड कर चुके हैं कि कॉलोनियल रूल जो था उसमें उसके खिलाफ जो है नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे नेशनलिस्ट में. और वो जो नेशनलिस्ट थे, वो जो नेता थे, वो अलग अलग धर्मों जातियों से आते थे. While the coming of independence, we were going to be this citizen of free country. This did not mean that the government could do what it felt like. और ये क्लियर था लोगों के माइंड में कि जब भी हम आज़ाद हो जाएंगे तो हम, ऐसा नहीं है कि हम किसी गवर्नमेंट के अंडर रहने वाले हैं, और ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट का जो मन आएगा वो वैसे डिसीजन लेगी, बल्कि डिसीजन मेकिंग का जो राइट है वो किसके हाथों में होगा? लोगों के हाथों में होगा. द गवर्नमेंट हैड टू सेंसिटिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड. तो गवर्नमेंट को सेंसिटिव होना पड़ेगा. किसके प्रति सेंसिटिव होना पड़ेगा उसे? पीपल्स नीड और डिमांड के. यानी गवर्नमेंट को वही डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो कि जनता के लिए सही है. द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड concrete in the constitution of independent India that laid down the principle of universal adult franchise. तो यही जो है, ये जो विचार है लोगों के आगे चलकर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में बदल गए, यानी भारत में सभी एडल्ट्स को वोट करने का अधिकार मिल गया. तो आज के पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में. टिल देन बाय बाय. होपफुली आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से आपने सुना होगा और आपने समझा होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी.